चलिए बताइए कि इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये शीट मैंने कल आप लोगों को सेंड किया था। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1। सर 2 में वो नीचे में जो दिया हुआ है सो दैट बैलेंस। ओके ओके, 2 का ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉब्लम। और बताइए क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम्पल ना। हाँ सॉरी एग्जांपल। ओके एग्जाम्पल 11। और बताइए एग्जांपल 8 सर। एग्जाम्पल 8, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए। ये तो 12 तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया है, कोई भी नंबर उम्बर दे दीजिएगा। चलिए और बताइए पहले 14 और 15। चलिए ठीक है, पहले 15 तक कर लेते हैं, फिर इसके आगे का बढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। इसमें बोला गया है लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। लेट आर बी ए रिलेशन इन ए डिफाइंड बाय। आर एक रिलेशन है, जैसे हम लोग इज पैरेलल टू पढ़े थे ना, वही रिलेशन है। L1 अगर L1 L2 हुआ मतलब दोनों लाइन के होने चाहिए पैरेलल होने चाहिए। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। चलिए ये तो दिखा देंगे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। इसको ये तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बस एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या इस वाले क्वेश्चन का आप लोगों का इक्विवेलेंस प्रूफ हो चुका था? यस सर। बस ये नीचे वाले में दिक्कत आ रहा था। ये नीचे वाला क्या बोला गया है? ठीक है, हमारे पास एक लाइन दिया गया है, बोला गया है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, फाइंड द ऑल सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। अब रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन हमारा है पैरेलल टू। अब अगर इसको मैं L1 मान लूं, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं L1 मान लूं, ठीक है, L1 मान लेते हैं। चलिए कि 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें L2 ऐसा चाहिए जो इसके पैरेलल हो। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है, उनका x एक्सिस का कोफिशिएंट और y एक्सिस का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है, बस कांस्टेंट टर्म अलग होता है। 3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये जो भी लाइन होगा, दिस लाइन इज L2 इज पैरेलल टू L1। L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, जहां पे k क्या होगा? k कोई भी रियल नंबर होगा। हमसे पूछा जाए कि सारा का सारा सेट बताइए कि सेट क्या होगा, तो सारा का सारा सेट हमारे पास ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो भी हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक लाइन होगा, और जो दूसरा लाइन होगा वो होगा 3x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे कि हमारा क्या होगा? k बिलोंग्स टू कोई भी पैरेलल रियल नंबर। तो ये हो जाएगा। और इसको अगर हम L1 मान ले, इसको अगर हम L2 मान ले, तो L1 पैरेलल टू L2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आया समझ में? तो यानी कि हमें L1 के पैरेलल कोई भी लाइन निकालना था, तो L1 के पैरेलल कोई भी लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे k बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ेगा, उसका क्लियर हो जाएगा कि ये कहां से आया। इसका पूरा प्रूफ बता दिया था मैंने। ठीक है, याद था? फिर भी थोड़ा बहुत, दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होने की वजह से ये कंडीशन निकल के आता है। फिर परपेंडिकुलर लाइन भी निकाला था हम लोगों ने। किसी लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन होता है तो उसको क्या करते हैं? वो अगर मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं L3। अब L3 का परपेंडिकुलर कोई भी अगर लाइन निकालना है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता है? लाइन कैसे निकलता है? वेरी गुड, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। यानी कि दोनों कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और कहीं x या y को माइनस लगा देंगे, बस बात खत्म। तो ये क्या? परपेंडिकुलर। L3 इज परपेंडिकुलर टू L4। तो ये पैरेलल वाला कंडीशन था, ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या परपेंडिकुलर भी पूछ देगा। ठीक है, हमने तो पैरेलल वाला क्वेश्चन दिया गया, बट आपको क्वेश्चन क्या परपेंडिकुलर वाला भी पूछ देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग का रेडी होना चाहिए। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2 का। और जो ऊपर वाला पार्ट है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, वो चीज मैं ऑलरेडी कल प्रूफ कर चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी कल प्रूफ कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन नहीं,
ये प्रूफ किया हुआ है कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल होता है तो किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, ठीक है, इससे पहले शायद प्रूफ किया हुआ है मैंने एकदम स्टार्टिंग में। हाँ यही तो है पैरेलल वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। ये शो दैट रिलेशन इज पैरेलल टू एन सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ठीक है, बस उसी रिलेशन को क्या थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया है। चलिए ये तो था हमारा एग्जांपल नंबर 2। आगे कौन सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 8। अब देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 8 में क्या दिक्कत है हम लोगों को। एग्जांपल नंबर 8 में बोला गया है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड R बी ए रिलेशन इन S डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू, ठीक है, शो दैट R सेटिस्फाई नन ऑफ द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है, यही चीज है। मैंने तो बहुत बार अभी तक ये सारी चीजें डिस्कस कराया है, फिर भी एक बार चलिए। हमारा R एक रिलेशन दिया हुआ है। R एक रिलेशन में क्या है कि A, B कुछ इस तरीके का एलिमेंट होगा जहां पे A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब होगा, ठीक है। S इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड R बी ए रिलेशन। अगर मैं ऐसा ले लो, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी कब होगा, जब A, A बिलोंग्स टू R होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि A, A बिलोंग्स टू R है कि नहीं। लेट A belongs to S, that means set of real numbers, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर A एक रियल नंबर है, क्या A इज लेस देन और इक्वल टू A क्यूब लिख सकते हैं? नो सर। अगर A को, सबसे पहले हम लोग लेस देन का मतलब समझते हैं, लेस देन और इक्वल टू, इसका दो मतलब होता है। इसका मतलब आइदर A इज लेस देन B और A इज इक्वल टू B, ऐसा पूछा गया। अगर A इज लेस देन और इक्वल टू B का मतलब हो जाता है कि आइदर A इज लेस देन B और A इज लेस देन और इक्वल टू B को। बस मैं इसका मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ चुके हैं। अगर मेरे को A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यूब देता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा आइदर A इज लेस देन B क्यूब और A इज लेस देन A इज इक्वल टू B क्यूब, ठीक है। यानी कि या तो A लेस देन B क्यूब होना चाहिए या फिर A इक्वल टू B क्यूब होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब बोलूं, A लेस देन और इक्वल टू A क्यूब बोलूं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, A लेस देन और इक्वल टू A क्यूब का मतलब हमारे पास दो कंडीशन होना चाहिए कि आइदर A इज लेस देन A क्यूब और दूसरा चीज A इज इक्वल टू A क्यूब, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर दिया गया है, कोई भी नंबर अगर दिया गया, मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, किसी किसी केस में तो चलो हो जाएगा, बट मान लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, तो क्या 2 लेस देन 2 क्यूब कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 2 लेस देन 8 कभी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये रिलेशन जो है हमेशा सही नहीं होगा। दूसरा A इक्वल टू A क्यूब, दूसरा वाला रिलेशन, क्या 2 इक्वल टू 2 क्यूब कभी हो सकता है? 2 इक्वल टू 2 क्यूब भी कभी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये दूसरा वाला रिलेशन भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं A, A टाइप लूं, यानी कि दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये रिलेशन नॉट पॉसिबल है तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, A इज नॉट बिलोंग्स टू R। यानी कि रिलेशन के अंदर A, A नहीं आएगा। A, A अगर नहीं आ रहा है, that means R is not reflexive. R is not reflexive, ठीक है। दूसरा फिर सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने ले लिया कि लेट A, B बिलोंग्स टू S, ठीक है। और एक पहला जो टर्म है उसको हम लोग पहले से एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा रिलेशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। हम लोग पहले से ही एज्यूम कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये जो रिलेशन दिया गया है वो किसके लिए दिया गया, मैंने A को क्या लिया गया है, रियल नंबर, और सारा का सारा रियल नंबर के लिए होना चाहिए। इसमें ऐसा थोड़े बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 के लिए फाइंड आउट कीजिए, ऐसा तो नहीं बोला गया, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें कंडीशन दिया गया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इसमें देखिए बोला गया है S इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए होना चाहिए, है कि नहीं। अब 1 तो ऑल रियल नंबर नहीं है, किसी किसी, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि A ग्रेटर देन B होना चाहिए, ये हमेशा हो रहा है। अगर हमेशा हो रहा है का मतलब मान लेते हैं कि किसी किसी जगह पे हो रहा है, किसी किसी जगह पे नहीं हो रहा है, तब तो ये चीज गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि एडिशन का मतलब, ठीक है, एडिशन का मतलब 2 + 3 ऐसा इक्वल टू 5,
चलिए ये एग्जांपल सही नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोल दूं कि ये ऐसा मान लेते हैं हम लोग, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल मान लेता हूं कि एक फैमिली में 3 ब्रदर है, ए बी सी, ठीक है, और जो सी वाला है वो सबसे बड़ा भाई है, सी वाला जो है वो सबसे बड़ा है। तो अगर मैं बोलूं कि सी जो है वो बड़ा है, सारे भाइयों में सी बड़ा है, तो यानी कि ये जनरल हो जाएगा, ये क्या होगा, हमेशा सी चाहे कुछ करूं ना करूं, सी जो है हमेशा सबसे बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं बी बोलूं कि बी भी बड़ा है, तो बी भी अगर बड़ा है तो उसमें दो तरीके का कंडीशन आएगा कि क्या बी सबसे बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा तो है नहीं, लेकिन बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो सारा एकदम, अगर मैं टोटली बी को ऐसे नहीं बोल सकता कि सबसे बड़ा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, आपने बोला कि सर 1 के लिए तो हो रहा है, हाँ चलिए 1 के लिए हो रहा है, ठीक है, 2 के लिए नहीं हो रहा है, 3 के लिए नहीं हो रहा है, 4 के लिए नहीं हो रहा है, 5 के लिए नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसको मान सकते हैं? अगर 1 के लिए हो रहा है, 10 चीजों के लिए नहीं हो रहा है, तो क्या ये सही है? अगर मैं कोई नियम निकाले वो सिर्फ एक आदमी के लिए ठीक हो, बाकी आदमी के लिए ठीक नहीं हो, तो क्या नियम सही होगा कि गलत होगा? गलत हो जाएगा वो नियम, ठीक है। तो इसीलिए जो कंडीशन बोला गया है, पहले देखिए किसके लिए प्रूफ करने के लिए बोला गया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर ऑल रियल नंबर्स के लिए नहीं हो रहा है मतलब ये गलत है। अगर ऑल रियल नंबर्स बोला गया मतलब ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर दुनिया में दिखते हैं। अब 1 तो ऑल नहीं है, 1 तो एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है। तो इसलिए अब तुम बोलोगे सर आपने 1 क्यों नहीं चेक किया? हम कुछ भी नंबर चेक कर सकते हैं, मैंने बस वो वाला नंबर चेक किया जिससे हमें गलत साबित हो, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में हम लोग क्या, ये क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? इस पे कोई दिक्कत है अभी? हाँ ठीक है, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स के लिए बोला गया था। सिमिलरली सिमेट्रिसिटी में हमने क्या ले लिया, a, b बिलोंग्स टू s, और सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम खुद से पहले एज्यूम कर लेंगे कि a, b जो है वो बिलोंग्स टू r है। अगर a, b बिलोंग्स टू r हो गया, दैट मींस व्हाट, a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब हो गया। अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब है, तो क्या ये पॉसिबल है b इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब? सबसे पहला चीज, अगर कोई चीज इससे बड़ा हो गया या छोटा हो गया, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मैंने एग्जांपल के तौर पे ही दिखा देता हूं, ठीक है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब मतलब 27, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये सही है, ठीक है। अगर मैं ऐसा निकालना चाहता हूं कि b इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब, तो b का मतलब कितना हो गया 3, a क्यूब का मतलब क्या हो गया, क्या 8। क्या ये चीज कभी पॉसिबल है? क्या 3 कभी 8 से छोटा हो सकता है? क्या 3 कभी 8 से बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो अगर दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स व्हाट, b कॉमा a इज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर b कॉमा, अगर a कॉमा b अगर r में ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग b कॉमा a अगर r का पार्ट नहीं निकलता है, उसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। ये चीज हमने फाइंड आउट कर दिया, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। मेरे ख्याल से तीसरा वाला कंडीशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि उसको भी बताना पड़ेगा। ट्रांजिटिविटी, हाँ ट्रांजिटिविटी कर लीजिएगा। ट्रांजिटिविटी में क्या करना पड़ेगा, चलिए आप मेरे को बताइए कि ट्रांजिटिविटी में हम क्या करेंगे। चलिए बताइए मेरे को, ट्रांजिटिविटी में हम लोग क्या करेंगे? जल्दी बताइए। अंकित, अंकुश, अंशिका, सनी, सुरभि, विवेक, बताइए। अरे बोलिए भाई। सर a, b, c बिलोंग्स टू s कर देंगे, हाँ, और सर उसके बाद सर वही सर a, b बिलोंग्स टू r, तो a इज ग्रेटर देन, हम a कॉमा b को भी बिलोंग्स टू r ले लेंगे, फिर उसके बाद b कॉमा c को भी बिलोंग्स टू r ले लेंगे। हम देखेंगे कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस पे मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं।
इसको क्या हो गया, चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 12 11 था, ओके। पहले देख लेते हैं 11 नंबर क्या बोला गया है। 11 नंबर बोला गया लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट s बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। ठीक है, x एक नॉन एम्प्टी सेट है और s जो है उसका कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है। लेट r बी ए रिलेशन इन s, r जो है रिलेशन इन s है यानी कि सबसेट में है। डिफाइंड बाय r is equal to a comma b, a is a subset of b, show that r is transitive but neither reflexive nor symmetric। कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको समझाने के लिए क्या हम एक एग्जांपल का सहारा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, इसको समझने के लिए हम एक सहारा लेते हैं एग्जांपल का। मैंने चलो x ले लिया 1, 2, 3, छोटे स्तर पे लेते हैं ताकि समझने में बढ़िया हो। s का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 1, 3, ये हो जाएगा 2, 3 और ये हो जाएगा 1, 2, 3। ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट है इसके, ठीक है। तो S इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। अगर X मैंने कोई एलिमेंट ले लिया तो X S जो हो जाएगा उसका सारा का सारा सबसेट का कलेक्शन हो जाएगा। और R इज अ रिलेशन इन S, यानी कि R जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ S क्रॉस S, यानी कि S क्रॉस S का सबसेट होगा कौन, R, ठीक है। और R जो है एक रिलेशन बताया गया है, R जो एक रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा a, b, हमें प्रूफ करके बताना है कि a इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। शो दैट R इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी हम लोग ने ले लिया कि हम लोग ने ऐसा ले लिया कि लेट A बिलोंग्स टू S, ठीक है। A बिलोंग्स टू S मतलब कोई ना कोई इसमें से हो सकता है, ठीक है। A बिलोंग्स टू S, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कोई भी A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्या यह पॉसिबल हो सकता है? पहले सबसे पहले सबसेट और प्रॉपर सबसेट का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग भूल चुके होंगे, क्लास 11th में पढ़े थे। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं हमारे पास A एक सेट है 1, 2, मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूं ये, ठीक है। और B हमारे पास एक दूसरा सेट है 1, 2, ठीक है। ए का जितना भी एलिमेंट्स है, बी के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो उस केस में हम लोग बोल देंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ये हो गया सबसेट का सिंबल, ये किसका सिंबल हो गया, ये हो गया सबसेट का सिंबल। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि बी तो ए का सबसेट होगा, सही है, लेकिन ए से कम एलिमेंट होना चाहिए। क्या बी के पास ए से कम एलिमेंट है, ऑब्वियसली है, तो बी जो है प्रॉपर सबसेट भी हो जाता है, बी जो है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है बी जो है ए के बराबर भी हो सकता है, बी जो है ए से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम अगर ऐसा लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि x ग्रेटर देन y मतलब x जो होगा हमेशा y से बड़ा होगा, और अगर ऐसा लगा देते हैं तो x और y बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी सेम केस वही होता है। अगर मैं a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b बोल दूं, यानी कि a जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। अगर मैं ऐसा लगा दूं यानी कि a जो है b के बराबर भी हो सकता है, सेम चीज जैसे इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब हो गया, प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि ये b जो है कभी भी a के बराबर नहीं हो सकता। बट अगर मैं दूसरा सबसेट ले लूं जैसे 1, 2, 3, तो इस केस में क्या है, मैं c इज ए सबसेट ऑफ a ऐसा लिख सकता हूं, बस c इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a ऐसा नहीं लिख सकता। ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि कभी भी a के बराबर नहीं होना चाहिए, बट c जो है वो a के बराबर है, तो c को ऐसा लिख सकते हैं, बट c को ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, हमेशा उससे छोटा। अगर मैंने ले लिया a,
ठीक है, ए एक सेट ले लिया। अब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा कभी नहीं बोल सकता। अगर ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है तो ए विल बी, हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए इक्वल टू ए ऐसा लिख सकते हैं, बट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्या मैं 2 को 2 से छोटा लिख सकता हूं? कभी नहीं लिख सकता। तो वो वाला कंडीशन हमारा आ जाता है। तो दैट मींस ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, दैट मींस व्हाट? ए कॉमा ए will be not belongs to R. अगर a comma a not belongs to R, that means R is not reflexive. क्लियर हुआ आप लोगों को मैंने क्या बताया? प्रॉपर सबसेट और सबसेट के मतलब से ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक सेट वो अपने आप से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम लोग चेक करते हैं। दूसरा सिमेट्रिक, अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलिए मैं ऐसा लिख दूं, ए का, आप लोग सब लोग बोलिएगा, आप लोग सेट पढ़े हुए, ए का वैल्यू 1 2 3 है। मैं एक दूसरा सेट ले लेता हूं डी, और डी के अंदर एलिमेंट रख देता हूं 1 2 3 और 4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? डी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? डी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए मैंने एक अलग सा सेट ले लिया डी। डी का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 और 4। और ए का मतलब क्या है? 1 2 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? हाँ या ना में बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? D is a proper subset of A and A is a proper subset of D। इसमें से कौन सा लिख सकता हूं मैं? कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? चलिए जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड, ये सही है और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सब का मतलब होता है उससे छोटा। ठीक है, उससे छोटा रहेगा। अब मैं देखूंगा कि डी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए से ज्यादा एलिमेंट है, यानी कि ए से बड़ा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किसका है? डी का एलिमेंट है। यानी कि 1 2 3 जो है ए का अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है? वो डी का एलिमेंट है। दैट मींस ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, ना कि डी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो ये लिखना गलत हो जाएगा और ये लिखना सही है। ठीक है, तो इसी से हमारा क्या सिमेट्रिसिटी का निकल जाएगा। अगर मैं सिमेट्रिसिटी प्रूफ करना चाहूं, सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमने क्या ले लिया कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस ले लिया हमने। ठीक है, और मैंने ऐसा खुद से एज्यूम कर लिया कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज ए सबसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यही था ना रिलेशन, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाता है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? ठीक है, सिमिलरली अगर A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ D हो जाता है, क्या D इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से B बड़ा है। तो दिस इज क्या? नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स व्हाट? B कॉमा A इज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर B कॉमा A R को बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स व्हाट? R इज नॉट सिमेट्रिक। आया समझ में? यस सर। क्या ट्रांजिटिव वाला सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से। सबसेट का मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आप लोग कर लीजिएगा अगला। यस सर। ट्रांजिटिव ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम लोग है ना इधर, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो इधर ही आना है, कल सुबह फिर से आना है, तो इसीलिए खुद से ट्राई कीजिएगा ट्रांजिटिव वाला। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या दिया गया? इफ R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट A, प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि मान लेते हैं सबसे पहला चीज R1 भी इक्विवेलेंस है, R1 इज इक्विवेलेंस एंड R2 is also equivalence।
ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने मान लिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बी का मतलब मैंने मान लिया, चलिए डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, तो और मैंने ये भी एज्यूम कर लिया कि R इज ए सबसेट ऑफ E क्रॉस A, और इधर मैंने एज्यूम कर लिया कि R2 इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस B, यानी कि R इज रिलेशन ऑन ए सेट A, B R2 इज रिलेशन ऑन ए सेट B। तो यानी कि R1 जो है, R1 क्या होना चाहिए? R1 सबसे पहले रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए A, B, और C, होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक भी अगर है तो अगर A, B कहीं पे है तो B, A भी होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज क्या, रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी अगर है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी ट्रांजिटिव भी अगर है A, B, अगर B, C कहीं पे मैं ले लूं तो A, C भी होना चाहिए। ठीक है, A, C, चलिए बहुत बढ़िया, A, B, C, तो A, C भी, तो ये हमारा क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। सिमिलरली R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 को भी इसी तरीके से बना के हम लोग लिख सकते हैं D, उसके बाद E, उसके बाद F, इसके वजह से क्या पता चलेगा, इसके वजह से रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर उसके बाद D, E और E, D ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और उसके बाद D, E, F अगर ले लिया और उसके बाद D, F भी अगर ले लिया तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा R1 और R2 निकल गया। अब जैसे R1 और R2 निकल गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2, इंटरसेक्शन निकालने आता है आप लोगों को? Yes, sir. आहा, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया, दोनों सेम रिलेशन में बोला गया है, बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, तो इसको हम अलग सेट नहीं ले सकते हैं, आहा गड़बड़ा गया, यानी कि इसमें भी ए ही होना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वो गलती से गलत पढ़ लिया, इसमें भी क्या होना पड़ेगा, ए ही होना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें भी क्या होना पड़ेगा, A, B, C ही होना पड़ेगा, यानी कि R2 भी जो है वो क्या होना पड़ेगा, A क्रॉस A के होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग चलिए ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए A, B, C, सिमेट्रिक के लिए अगर B, C है तो C, B भी होना पड़ेगा। ठीक है, B, C है, C, B है, B, C है, C, A ले लेते हैं तो B, A भी होना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर R1 और R2 का इंटरसेक्शन ले लीजिए। R1 और R2 का इंटरसेक्शन लूंगा तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएगा, जो एलिमेंट्स आएगा आपको पता चलेगा कि वो भी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनाएगा, वो भी सिमेट्रिक होगा, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, और वो भी क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले सिमेट्रिक तो होगा, पता ही चल रहा है, क्योंकि सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स आना। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा A, B, C, ये सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स तो यहाँ आ ही जाएंगे, तो सिमेट्रिक तो सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। उसके बाद A, B इसमें भी आ रहा है, इसमें B, A आ रहा है, A, B नहीं आ रहा है, तो B, A इसमें आ रहा है, B, A इसमें आ रहा है, B, C इसमें आ रहा है, B, C, तो फाइनली आपका जो है तीनों का तीनों रिलेशन निकल जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप लोग इंटरसेक्शन लेके देख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन था, आगे कोई क्वेश्चन नहीं था। सर 15 नंबर था। 15 नंबर है क्या, ओके 15 नंबर। Give an example to show that the union of two equivalence relation on a set need not be an equivalence relation. Example show करने के लिए बोला है, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ले रखा है ना, इसमें हमने इंटरसेक्शन निकाला, तो इसी में आप क्या निकाल दीजिएगा, यूनियन निकाल दीजिएगा। ठीक है, बट एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग से लीजिएगा, इस तरीके से लीजिएगा कि हमारा जो रिलेशन है वो नहीं निकले। ठीक है,
तो इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ए कुछ ले लीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसमें R1 एक रिलेशन ले लीजिएगा, R2 एक रिलेशन ले लीजिएगा, तो दोनों इक्विवेलेंस हो, फिर हमें बताना है कि यूनियन लेने पर जरूरी नहीं कि वो इक्विवेलेंस है। आया समझ में? यस सर। इसको कर देना है। उसके बाद आगे बताइए। इक्विवेलेंस क्लास है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास भी छोटा सा ही चीज है। इक्विवेलेंस क्लास क्या है हमारे पास कि let R be an equivalence relation in a set A and let A belongs to A, then the set of all those elements of A which are related to A is called the equivalence class determined by A and it is denoted by this। ये तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया, ठीक है। इसमें कुछ चीज नहीं है, बोला क्या गया है, ध्यान से समझेगा। अगर R हमारा एक सेट है, ठीक है, अगर R हमारा एक सेट है, लेट R बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट A, यानी कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A है, इसका मतलब ये होता है। एंड लेट A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये जो छोटा वाला A है वो A हमारा जिसके हम लोग सेट निकाल रहे हैं उसका क्या एलिमेंट है, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ A व्हिच आर रिलेटेड टू A, यानी कि अगर A जो है R का एलिमेंट भी हो जाता है, ठीक है, देन इज कॉल्ड ए इक्विवेलेंस क्लास। तो ये जो यानी कि A के अंदर जो सारा का सारा एलिमेंट जो रिलेशन में आ रहा है उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। बात खत्म, ठीक है। जो चीजें रिलेशन में आ रहा है यानी कि A इज इक्वल टू B बिलोंग्स टू A, वही चीज हो गया, ठीक है। Two equivalence classes are either disjoint or identical। बहुत बड़ा एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। An equivalence relation R on a set A partitions the set into mutually disjoint equivalence classes। ठीक है, disjoint set बन जाता है, disjoint मतलब intersection जीरो। इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को मैं फटाफट आप लोग के सामने डिस्क्राइब करा देता हूं। On the set of Z all integers considered the relation R। R एक रिलेशन है इस तरीके से जिसमें से A minus B is divisible by 3, ठीक है। Show that R is an equivalence relation on Z, also find the partitioning Z into mutually disjoint equivalence classes। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने बताया था इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हो गया हमारा जितना भी, यानी कि R इस बार किस पे सेट निकाला जा रहा है, इस पे निकाला जा रहा है Z क्रॉस Z पे, और Z का मतलब क्या हो गया, सारे का सारा इंटीजर। अब सारे के सारे इंटीजर में से जो R रिलेशन के अंदर आ रहा है एलिमेंट्स, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी और ट्रांजिटिविटी पे नहीं जाते, हम लोग इक्विवेलेंस क्लास पे आते हैं, ठीक है। R is an equivalence relation on Z। बहुत बढ़िया, R is an equivalence relation। Now let us consider 0 1 2 we have। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या चीज है, 0 1 2 3 we have, ठीक है। यानी कि x is related to 0, यानी कि x minus 0 is divisible by 3, ठीक है। मैं इसको फिर से ऊपर से एक बार समझा देता हूं ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर से आप लोग को कंफ्यूजन होने लगेगा। मैं फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करा देता हूं ताकि सारी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। R इज ए रिलेशन ऑन ए सेट A, ये हमें समझ में आ गया। कि ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लीजिएगा। R जो है A क्रॉस A का रिलेशन है, एंड लेट A बिलोंग्स टू A, और A जो है वो कोई ना कोई A का हमारा एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A व्हिच आर रिलेटेड टू A, ठीक है। then the set of all those elements of A which are related to A, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, is called the equivalence class determined by A and it is denoted by this। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। बोला गया देन द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर रिलेटेड टू ए, यानी कि ए का सारा एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट कर रहा है, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, इस तरीके से बॉक्स ऑफ ए। अब बॉक्स ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, अगर ए कॉमा बी, ध्यान से समझिएगा, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, समझिएगा ध्यान से, अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, ये जो बी वाला एलिमेंट हो गया, ये जो B वाला एलिमेंट हो गया जो रिलेशन का पार्ट होगा, यानी कि जो B वाला एलिमेंट हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। आया समझ में, ये B वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। तो ध्यान से समझिएगा, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बड़ा ही आसान है, ठीक है। कोई भी हम रिलेशन निकालते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा रिलेशन आ गया 1,2 1,3
1,4, 2,1, 2,2, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिएगा 1 के साथ कौन कौन सा नंबर रिलेटेड है। 1 के साथ ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है, ये वाला एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास मतलब ये वाला एलिमेंट। अब हमसे पूछा जाए कि 1 के साथ कौन कौन सा चीजें रिलेटेड है, तो 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। अब 2 के साथ इस तरीके से मैं इसको 2 लिख दूंगा और मेरे से पूछा जाएगा कि 2 के साथ क्या क्या रिलेटेड है, 2 के साथ 1 है और 2 है। आया समझ में, मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंस क्लास मतलब समझ में आया। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, 2 3 4, 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, 1 और 2। तो आया समझ में, यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास, और अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमारा हो जाएगा। आया समझ में। Yes, sir. तो बोला गया है टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, यानी कि दो इक्विवेलेंस क्लास मतलब ये और ये जो होगा ये आइदर डिसजॉइंट होगा या तो इक्वल होगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट ए पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, यानी कि ये जो हो गया ए, ये 2, ये अलग अलग डिसजॉइंट क्लासेस के फॉर्म में उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। मैंने ये रैंडमली, अब ये नहीं बोलिएगा कि सर ये तो इक्विवेलेंस है नहीं, मैंने बस रैंडमली कोई सा भी एग्जांपल लिया आप लोगों को समझाने के लिए कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। और अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास को कंसीडर करेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये वाला प्रॉपर्टी आने लगेगा कि डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें डिसजॉइंट नहीं आ रहा है, बट ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन यूज करने के बाद हमें डिसजॉइंट और आइडेंटिकल रिलेशन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि R एक रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है, a, b उसके अंदर एलिमेंट होगा और a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये माइनस बी जो है वो किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो फाइंड द पार्टीशनिंग Z इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, कोई चीज अगर 3 से डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। किसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कोई भी नंबर दिया गया है 100 हो गया, किसी भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, उसका रिमाइंडर आइदर 0, 1 और 2 आ सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। इसको बोला गया है कि 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में रखना है। तो अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो उसका हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि रिमाइंडर आइदर 0 आए, रिमाइंडर आइदर 1 आए, रिमाइंडर आइदर 2 आए। लेट अस कंसीडर 0, 1 एंड 2 वी हैव, ठीक है। हमें 0 का क्लास, 1 का क्लास और 2 का क्लास ऐसे करके निकालना है कि टोटल कितना रिलेशन आता है, ठीक है। तो हम अगर ऐसा ले लें कि 0 यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा कैसा आता है, 0 आता है, ठीक है। या फिर हम 0, 1, 2 इस तरीके से एक नंबर, रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भूल जाओ, ठीक है। रिमाइंडर वाला चलो बाद में ऐसे करेंगे। हमने दो नंबर ले लेते, चलो 0, 1 और 2, ठीक है। अगर मैं ऐसा नंबर ले लूं कि 0 के साथ माइनस करने पे हमेशा क्या आ जाए, डिविजिबल 3 आ जाए, तो हमारे पास किस तरीके के नंबर आएंगे, सारे के सारे उस तरीके के इंटीजर जो -6, -3, 0 इस तरीके से, ठीक है। हम वो नंबर ले लेते हैं जिसको 1 के साथ माइनस करने से डिविजिबल बाय क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो हमने ले लिया -5, -2 इस तरीके से सारा का सारा नंबर आ जाएगा। हम वो नंबर ले लेते हैं जिसको 2 के साथ माइनस करने पे सारा का सारा नंबर क्या आ जाए, डिविजिबल बाय 3 आ जाए, तो ये सारे नंबर आ जाएगा। क्लियरली 0, 1 एंड 2 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ठीक है, और Z इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हमें क्या बोला गया है, हमारा जो रिलेशन है वो Z क्रॉस Z के साथ बना हुआ है, ठीक है। Z क्रॉस Z का सबसेट होगा, यानी कि हमने जो इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा था, तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये था कि A जो है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा A, ठीक है। कोई एक A के सारे एलिमेंट्स को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब A जो है ये क्या होगा, ये रिलेशन के साथ बिलोंग करेगा, यानी कि रिलेशन में अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, इसका मतलब हो जाएगा B बिलोंग्स टू A, कोई भी A का एलिमेंट जहां पे A, B क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा। अगर कोई भी A, B बिलोंग्स टू R का एलिमेंट हो तो ये जो B होगा, B हमारा क्या होगा, B हमारा रिलेशन बन जाएगा, सॉरी B हमारा इक्विवेलेंस क्लास का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसके अलग अलग हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं,
ठीक है। और सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा पूरा का पूरा जो ए था वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। हमें इस तरीके के क्लासेस निकालने हैं कि जिसका अगर मैं यूनियन ले लूं तो हमारा पूरा का पूरा z निकल के आ जाए। ठीक है, तो उस तरीके का 3 तरीके का नंबर हम लोग ले सकते हैं। पहला नंबर ले लिया हमने 1, दूसरा नंबर ले लिया हमने 2 और तीसरा नंबर ले लिया हमने 3। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट। ठीक है, यानी कि हमें इस तरीके का नंबर लेना है कि अगर मैं उसको 1 के साथ करूं, ठीक है, सॉरी 0 1 2 था, उस तरीके से मेरे को नंबर लेना है कि अगर मैं उसको 1 के साथ रिलेशन निकालूं और वो सारे वैल्यू निकाल दूं जो इसके साथ रिलेटेड है, r वाला रिलेशन, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3, ऐसे सारा का सारा नंबर हमें निकालना है। b के जगह हमने क्या रख दिया, b के जगह हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर अगर हमने निकाला जिसको क्या करें, 1 रखने पे पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर निकल गया -5 -2 1 4 7 0, तो ये वाला हमारा वैल्यू निकल गया सारा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास 1 का रिलेशन हो गया। ठीक, उसी तरीके से अगर 0 से करें तो 0 पे हमारा वैल्यू निकल गया ये। ठीक है, दूसरा वाला नंबर जो था, दूसरा वाला नंबर हम लोग 0 रख देंगे, यानी कि अगर b की जगह हम लोग 0 रख दें, यहाँ पे b की जगह अगर हम लोग 0 रख दें, तब हम देखेंगे कि वो सारे वैल्यूज क्या आता है जो रिलेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू है। उसके बाद अगर हम 2 रखें तो ये हमारे वैल्यू है। अब कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या सर हम 3 नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल 3 रख सकते हैं, 3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इन तीनों को जोड़ के ही, यानी कि इन तीनों का यूनियन लेके ही हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर मिल जाएगा। तो इसको लेने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये भी अगर निकालो हम उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी निकालो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो मिनिमम अगर हम देखें कि मिनिमम कितने नंबर की जरूरत पड़ेगा, तो मिनिमम इन्हीं तीनों से हम पूरा का पूरा क्या निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं। अगर इन्हीं तीनों का हम लोग यूनियन ले लें तो पूरा का पूरा हमारा क्या निकल जाएगा, z। तो ये सारे के सारे जो सेट निकल के आए, ये सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट है। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब इनके पास एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, सारा का सारा अलग अलग एलिमेंट होगा। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा कर दूं, ये 3 निकालूं, तो इसमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये 0 के साथ मिल जाए, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ जाए, हो सकता है ये इक्विवेलेंस क्लास 2 के साथ मिल जाए, यानी कि वो सारे अलग अलग, यानी कि समझिएगा चीजों को। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि a, b रिलेटेड टू r, तो इस b के लिए हमें अलग अलग वैल्यू पुट करना है और b का अलग अलग वैल्यू पुट करके हमें वो सारा का सारा सेट निकाल लेना है और इस तरीके से निकालना है कि सब में क्या अलग अलग एलिमेंट आए। ठीक है, सारे का सारा डिसजॉइंट हो, सब में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आए। तो वो सारे का सारा एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, वो सारे का सारा सेट को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा पूरा का पूरा जो ए है, यानी कि जिसके अंदर सेट था, यानी कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो ये A का पूरा वैल्यू जो है वो निकल के आना चाहिए। ठीक है, इस केस में R इज ए सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z था, तो इन दोनों को करने पे पूरा का पूरा Z वाला वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो इस पे क्या करना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छी बात है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 मतलब क्या, XR1 ऐसे निकालना है। XR1 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि x माइनस 1 जो मल्टीपल ऑफ 4 है वो सारे के सारे नंबर हमें निकाल देना है। ठीक है, x माइनस 1 मल्टीपल मतलब 4 मतलब कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर दूसरा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इस तरीके के सारे एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वाला एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वाला एलिमेंट हमारे पास 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इस तरीके के सारे एलिमेंट्स को हमें निकाल देना है, तो वो बोला गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। तो कल हमारा आखिरी क्लास होगा रिलेशन का, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कल रिलेशन का एकदम आखिरी क्लास होगा। तो कल मैं चाहूंगा कि कल तक आप लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लें। कल हम लोग लास्ट क्लास रखेंगे रिलेशन का, फिर रिलेशन खत्म, और एक बार रिलेशन खत्म हो गया फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री का 1 या 2 लेक्चर आप लोग का बचा हुआ है वो मैं सेंड कर दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लीजिएगा एक बार। ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा दिमाग में रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखिएगा, बाकी इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।